हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लेसन नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसी लेसन की जो पार्ट 1 की क्लास थी उसमें हमने इस लेसन के आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है पार्ट 2 क्लास है, इसमें हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारी प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर आउटलाइन, मतलब कि इस लेसन में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 की क्लास देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है ये यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अतरंग विशेषताएं से। तो यहाँ से आज की इस क्लास को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है सभी को आज की इस क्लास में हम कवर कर लेंगे और इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको इतना बता दूँ कि अगर आपने पार्ट 1 की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पार्ट 1 की क्लास देखना, देन उसके बाद में आज की क्लास देखना। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो पार्ट 1 की क्लास में हमने इसी लेसन के बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, समझा था। अब देखो नाम से टिप्पण आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल में है क्या, ये इसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट 1 की क्लास देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप पहले पार्ट 1 की क्लास देखना, देन उसके बाद में आज की पार्ट 2 क्लास देखना। और अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है, तो आपको ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो आप स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले देखो दे रखा है अतरंग विशेषताएं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में बहिरंग विशेषताएं को डिस्कस कर लिया था। 2 टाइप्स की विशेषताएं, ये सारी चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कवर करवा दिया था कि 2 टाइप्स की विशेषताएं रहती है, एक है बहिरंग विशेषताएं, एक है अतरंग विशेषताएं। ऐसे तो काफ़ी सारे इसके फीचर है, विशेषताएं फीचर एक ही मतलब होता है कि काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है बहिरंग विशेषताएं और सेकंड है अतरंग विशेषताएं। तो बहिरंग विशेषताएं को हमने अपने फर्स्ट क्लास में ही कवर कर लिया था। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अतरंग विशेषताएं से। तो देखो इस विशेषताएं के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, वाद विषय को भली भांति समझना। कि सबसे पहले देखो जब हम टिप्पण को स्टार्ट करेंगे लिखना तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो चाहे टिप्पण को छोड़ो, अगर आप नॉर्मली भी ऐसे सबसे पहले समझो कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिखना चाहते हो, मतलब कुछ भी लिखना, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई लेटर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो टॉपिक है क्या, या उसके बारे में रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको वो कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में समझ पाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाद विषय को भली भांति मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझना है। तो टिप्पण कार्य को करने से पहले जो भी टिप्पणीकार है, मतलब कि जो उसको लिखने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करेगा, विचारणीय मतलब कि खुद से ही सोचेगा, समझेगा। वाद विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है, क्योंकि वाद विषय को समझे बिना अगर हम किसी भी चीज़ को, मतलब टॉपिक के बारे में इतने हमें क्लियर है नहीं, हमें पता नहीं है, और उसके बारे में ही हम बिना सोचे समझे बस कुछ भी लिख देते, तो वहाँ पे जो हमारा स्किल है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम अच्छे तरीके से कैसे बता सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सबसे पहले हमें वाद विषय को समझना है, तभी हम उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो बिना समस्या का समाधान जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हमें सॉल्यूशन के बारे में अच्छे तरीके से पता ही नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आंसर मतलब सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको कवर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो या उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सबसे पहले वाद विषय को समझना है, ताकि उसके बारे में हम जो भी समस्या का समाधान करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। यदि समस्या का समाधान ही प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो टिप्पण कार्य का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो टिप्पण का जो मूल उद्देश्य है, मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, कि समस्या का समाधान करना है, कि उनके सामने जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन करना, उनको सॉल्व करना, यही तो उनका मेन उद्देश्य है। अगर वही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा टिप्पण लिखने का। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वाद विषय को सबसे पहले अच्छे तरीके से हमें समझना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है विभिन्न विकल्प सुझाना और उनकी शक्ति एवं सीमाओं का उल्लेख। अब देखो विभिन्न विकल्प का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे जो ऑप्शन रहते हैं उनको सुझाना, मतलब कि उनको देखना, समझना,
उनकी जो भी शक्ति है या उनकी जो भी लिमिटेशन है उन सभी का उल्लेख करना, मतलब उन सभी को हमें लिख के बताना है या उसको बोल सकते हैं कि प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले समस्या का समाधान सुझाते समय जितने भी हमारे सामने में संभावित विकल्प है, मतलब जितने भी हमारे सामने में ऑप्शन अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, उन सभी को उल्लेख करेंगे। उनका उल्लेख करना ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक विकल्प के साथ जितने भी ऑप्शन हमारे पास में रहते हैं उन सभी की अपनी अपनी शक्ति रहती है, अपनी अपनी लिमिटेशन रहती है। इस वजह से इनको सही तरीके से समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और समझने के साथ साथ ही उसको उल्लेख भी करना, मतलब उसको बताना भी है, ताकि जब भी हम उसको बताएंगे तो जिस भी विकल्प को हम चुनना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन को एनालाइज कर लेंगे और जो भी हमें लगता है हमारे इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे, तो हम उन सभी को यहाँ पे कवर करके उसको उल्लेख करेंगे, एक तरीके से उसको हम बता देंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है विचारों को तार्किक क्रम में रखना। आप सबसे पहले देखो तार्किक का मतलब क्या होता है, लॉजिकल तरीके से, कि विचारों का मतलब हो गया हमारे जो भी थॉट थिंकिंग है, हमारे थॉट्स को या हम जो भी बताना चाहते हैं उन सभी को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से रखना। तो एक अच्छे टिप्पण की विशेषताएं होती है, मतलब जो एक टिप्पण है उसकी सबसे मेन जो फीचर है वो ये है कि उसमें जो भी चीज़ों को बताया गया है उनको बिल्कुल तार्किक क्रम में रखा गया है, बिल्कुल लॉजिकल का जो एक 1 बाय 1 स्टेप्स रहता है बिल्कुल क्रम में रखा गया है। और सबसे पहले है ये तार्किक क्रम भी पूर्वापर क्रम में बना होता है, मतलब कि सबसे पहले क्या आना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, इस तरीके से लगा रहता है। जैसे कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के स्टेप को समझोगे तो स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 1 में कुछ और, फिर स्टेप 2 में उससे थोड़ा सा एडवांस, फिर स्टेप 3 में उससे थोड़ा एडवांस, तो इस तरीके से पूरा स्टेप चलता है। तो सेम इसी तरीके से लॉजिकल तरीके से पूरा स्टेप चलेगा। और यहाँ पे बताया भी गया है साथ साथ कि पूर्वापर क्रम से अभिप्राय ये है कि टिप्पणीकार जहाँ पहले की गई कार्यवाही का उल्लेख करता है, सबसे पहले जो भी अपने काम को जहाँ पे भी लिख के बताता है, तो सबसे पहले उसने जहाँ पे किया था वहाँ वर्तमान स्थिति को बतलाते हुए, मतलब कि वहाँ पे उसको आज की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी हमारे पास में अचीवमेंट है, कहने का मतलब है आज के टाइम पे जो भी है हमारे पास में सिचुएशन, उन सभी को देखते हुए साथ ही साथ फ्यूचर में अगर हम जो भी काम को करना चाहते हैं या करेंगे उन सभी को सुझाना है, मतलब कि बतलाना है। तो इस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को लॉजिकल तरीके से रखना है। जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को पहले बताया था वहाँ पे भी हम आज के टाइम की सारी चीज़ों को बताते हुए साथ में फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या करेंगे उनका भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है या थोड़ा सा वहाँ पे हमें ज़रूर से बताना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है पुनरुक्ति से बचना। अब पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनरुक्ति का मतलब होता है कि आप किसी वर्ड को मतलब कि बार बार रिपीट करते हो। अब जैसे मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप समझना। अगर मैं आपको बोलती हूँ बार बार, करते करते, चलते चलते, तो इस तरीके के जो कोई भी वर्ड रहते हैं ना, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। तो हमें क्या करना है, टिप्पण को लिखते समय इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करना है, या बोल सकते हैं इनको थोड़ा सा हमें नहीं लिखना है। उसमें किसी भी प्रकार की पुनरुक्ति ना हो, कि इस तरीके से वर्ड हमें कोई भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि पुनरुक्ति से क्या होता है, जो टिप्पणीकार है इसकी सूझबूझ या उसकी जो भी जानकारी है, उसका जो भी भाषा अधिकार है, इन सभी की कमी झलकती है, मतलब कि वो उसके एक तरीके से लैक को बताता है, उसकी कमी को बताता है। इस वजह से हमें इन सारे वर्ड्स को वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, बड़े से बड़े इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में जितना पॉसिबल हो सके उसको शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। कम से कम पेजों को भरना है, लेकिन जितना भी हमें बताना है, जितने भी पेजेस को हम यूज़ करते हैं, जितने भी बातों को हम बताते हैं, इस तरीके से बताना है कि हमारा इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी चली जाए लेकिन हमारा पेज भी मतलब कि ज़्यादा लेंथी ना हो, हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे, इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। इसी को बोलते हैं संक्षिप्तता। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि व्यर्थ का विस्तार ना किया जाए, कि ऐसा नहीं कि हम फालतू का उसमें कुछ कुछ लिख के उसको काफ़ी ज़्यादा लेंथी बना दे। तो इस तरीके से हमें व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। टिप्पणी को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसको संक्षिप्त करना है। और साथ साथ ही ध्यान रखना है हमें कि अनावश्यक मतलब कि जो अननेसेसरी चीज़ है या जिनकी नीड हमें नहीं है, उनके विस्तार से बचते हुए पैने तर्कों का और जो हमारी लैंग्वेज है, जिस भी तरीके से हम उसमें लिख रहे उनको यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। साथ ही साथ कभी भी ये भूल नहीं करनी चाहिए कि जो भी रिलेटेड अधिकारी है उसको दिन भर में काफ़ी सारी टिप्पणी आते रहते हैं, तो उनको काफ़ी सारा उसमें टाइम देना होता है, एनालाइज करना होता है।
तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बताना है ताकि टिप्पणीकार का हमारे टिप्पण में इंटरेस्ट भी रहे, थोड़ा सा वो हमें टाइम भी देना चाहे। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो अट्रैक्टिव हो सके, थोड़ा सा वो इग्नोर ना करे। क्योंकि देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि मान लो कोई टीचर है, उन्होंने क्लास में एक असाइनमेंट दिया है सभी बच्चों को करने के लिए। अब उनके सामने देखो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी वहाँ पे विद्यार्थी है जो कि उस असाइनमेंट को बनाएंगे, तो काफ़ी सारे बच्चे बनाएंगे असाइनमेंट को। अब टीचर के पास में जब उसको सबमिट करेंगे तो टीचर के पास तो काफ़ी सारे असाइनमेंट आ गए, तो वो क्या करेंगे, जो जो उनको लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन है या ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाया गया है, उन पे तो अपना टाइम अच्छे तरीके से देंगे। बट जैसे ही उनको लगेगा ना कि ये असाइनमेंट इतना खास नहीं है, तो उस पर वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं बस आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू कनेक्ट करना चाहती हूँ ताकि आप उसको समझ सको कि मैं एक्चुअल में क्या बताना चाह रही हूँ। तो वो क्या करेंगे, उस पर कम ध्यान देंगे। तो हमें क्या करना है, सेम इस तरीके से टिप्पण को ऐसा नहीं बनाना कि जो टिप्पण को देखने वाले व्यक्ति है, अधिकारी जो है, वो हमारी चीज़ों को इग्नोर करे या सोचे कि नहीं इस पर टाइम अभी देना सही नहीं है। तो इस तरीके से बनाना, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि देखने वाला पर्सन भी उसको देखे, उसमें एनालाइज करे, जो भी हम उसको बताना चाहते हैं वो उनको ध्यान से सुने, समझे और जो भी एक डिसीजन बनता है वो हमारे लिए कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यक्तिगत आक्षेप ना करना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टिप्पणी को लिखेंगे तो ये हमेशा तटस्थ भाव से लिखी जानी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हाँ हम किसी के साइड से बोले या किसी के मतलब गलत चीज़ों को भी हम वहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें। मतलब जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो हमें क्या करना है, हमेशा एक परफेक्ट मैन बन के रहना है। हमें ये नहीं कि कोई भी गलत चीज़ है उसी को हम एक सही फेवर में लेके चलते जा रहे हैं कि नहीं ये गलत चीज़ भी सही है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, बीच में रहना है। मतलब कि ना तो गलत के ही साइड जाओगे आप, और बिल्कुल सही तरीके से, जो बोलते हैं ना ईमानदारी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको सारा काम करना है। ये नहीं कि हाँ मैं इसके साइड से बोलूँगा, ये इसके साइड से बोलूँगा, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान में रखना है उसमें किसी भी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी। अब देखो वरिष्ठ का मतलब होता है जो सबसे ऊपर, मतलब सबसे जो उच्च अधिकारी होता है उनको बोलते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी का मतलब होता है जो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी होते हैं। मतलब है तो वो भी अधिकारी, लेकिन उनका जो लेवल है वो कम है, उनका जो पोजीशन है, जो पद है उनका, वो थोड़ा सा नीचे है। या मान लो उनके साथ ही कोई जो दूसरे भी कर्मचारी है, उन सभी का कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया गया। मतलब कोई भी पर्सनली उसमें गलत तरीके से ना आए। और साथ ही साथ इस बातों को भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे विचार है बिल्कुल तार्किक होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से हमें आलोचना करते हुए, और कोई भी चीज़ को अगर हम बताना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उसको इस तरीके से दे कि जो टिप्पणीकार की अनुचित दिलचस्पी दिखलाई देती है। जैसे हमें लगे कि हाँ टिप्पणीकार ने पूरा दिलचस्पी लगाया, पूरा अपना जो इसमें एक रुचि है वो उसमें अपना उन्होंने दिखाया है। उसके बाद में 7th पॉइंट है उपदेशक ना होना। कि टिप्पणीकार को हमेशा उपदेश देने वाला नहीं होना चाहिए कि बार बार वो एक तरीके से मतलब देखो एक सजेशन देना अलग चीज़ है, एक उपदेश देना अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा टिप्पणीकार है उसको ध्यान में रखना है कि वो हर टाइम पे उपदेश देने वाला ना हो, उपदेश का रूप ग्रहण नहीं करना चाहिए बार बार। मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत हो बस वहीं पे देना है, ये नहीं कि हम हर जगह उपदेश देते हुए चले। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हमें बचना है। तो ये सारे फीचर थे जिनको हम बोलते हैं अतरंग विशेषताएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा सा टफ वर्ड थे उनको मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया, बाकी जो सिंपल थे उनको मैंने आपको बता ही दिया अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको हर क्लासेस में ये बताती हूँ और अब भी यही बता रही हूँ कि देखो मैं अपने तरफ से अच्छे तरीके से डिफाइन कर ही देती हूँ, बट फिर भी अगर आपको किसी भी वर्ड में किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि चाहे सामने वाले कितने अच्छे तरीके से बताते बट हो जाता है, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हो जाता है, फिर भी कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो ही जाता है 1-2 बार। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। और आपका जो भी डाउट होगा मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर ज़रूर करवा दूँगी। तो क्लासेस को अच्छे तरीके से समझना, और कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर लेना। तो उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टिप्पण कार्य की क्रियाविधि। अब हम समझेंगे कि जो पूरा टिप्पण कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, काम करने का पूरा तौर तरीका किस तरीके से रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले देखो, जो टिप्पणीकार है वो अगर कोई भी चीज़ को लिखना चाहता है तो सबसे पहले क्या है, उसका जो कर्मिक सोपान है, सोपान का मतलब होता है स्टेप, और कर्मिक का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना कि 1 बाय 1 करना है सारी चीज़ों को, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। इन सारी चीज़ों से गुजरती हुई चलती है, मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब 1 बाय 1 चलते ही रहते हैं। इनका क्रम जो है बिल्कुल इस तरीके से रहता है। सबसे पहले जाएगा सहायक अनुभाग अधिकारी के पास में। अब देखो, ये जो चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करवा दूँ कि ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो जब टिप्पण को लिख लिया जाता है तो हम उसको भेजना भी तो चाहेंगे ना। अब हम ये भी तो चाहेंगे ना कि जो भी रिलेटेड अधिकारी है उनको हम पहुंचा दें। तो जो टिप्पण है, जिस भी व्यक्ति को हमें पहुंचाना है, डायरेक्टली उनके पास में नहीं पहुंचता है। वो क्या करता है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी अधिकारी के पास से होते हुए चलता है। जिनका भी जहाँ पे भी ज़रूरत हो सिग्नेचर की या उनके सजेशन की या उनका जांच की, तो वो करते हुए चलते हैं और आगे की तरफ में भेजते हुए चलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ बताना चाहते हैं, बट आपकी हिम्मत नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके बात करो। तो आप कई बार क्या करोगे, अपने सिबलिंग हो, चाहे आपके ब्रदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, आप उनको कहोगे कि हाँ तुम ये जाके आप मम्मी को बता दो या पापा को बता दो। आप उनसे बोलोगे, वो जाके आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें बोला है। फिर उनका जो भी डिसीजन होगा, जो भी वो बताना चाहते हैं, वो आपके ब्रदर या सिस्टर को बताएंगे, वो आके आपको बताएंगे। तो देखो, डायरेक्टली बात नहीं किया, लेकिन अपनी बात को आपने पहुँचा दिया अपने पेरेंट्स तक। तो सेम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अप्लाई करके देखो कि जो भी हमारा टिप्पण है उसको हम बिल्कुल उच्च अधिकारी तक डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकते। मान लो एक मंत्री के पास ही आपको पहुँचाना है, तो आप डायरेक्टली मंत्री से मिलके तो नहीं पहुँचा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कई सारे अधिकारी से 1 बाय 1 मिलते हुए वहाँ तक पहुँचाते हुए आगे की तरफ चलना होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सहायक अनुभाग अधिकारी के पास में, फिर शाखा अधिकारी के पास में, फिर यहाँ से जाएगा प्रभागीय अधिकारी के पास में, उसमें उप सचिव, संयुक्त सचिव, ये सारे आते हैं। उसके बाद में जाएगा सचिव, उप मंत्री के पास में, और इसके बाद में राज्य मंत्री या मंत्री, इन सभी के पास में 1 बाय 1 चलता रहेगा। इसके साथ में देखो, कार्य की जो सुविधा है, मतलब या उनको हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार जितनी नीड है, इन सभी को क्रम में थोड़ी बहुत छूट मिलती रहती है। मतलब कि अगर लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, अगर हम सहायक अनुभाग से सीधा हम सचिव उप मंत्री से मिल सकते हैं या उनको पहुंचा सकते हैं, तो ये भी कर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ये जो पूरा लाइन है इसी को फॉलो किया जाए। अगर हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में इस तरीके से ही पूरे स्टेप को फुलफिल किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उसके बाद में देखो, एग्जाम्पल के लिए बताया भी गया है कि मान लो कोई भी जो वरिष्ठ सहायकों को अपनी टिप्पण जो है सीधा शाखा अधिकारी को भेजने की छूट रहती है। अगर मान लो ये सहायक अनुभाग है, मान लो इनके पास में कोई राइट है, ये इनकी जान पहचान है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली मंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस को लेके चलते हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस रहता है वो इसी तरीके से चलता रहता है। इसके बीच में अगर किसी भी अधिकारी को लगता है कि भाई हमें इसमें कोई भी सजेशन देना चाहिए, कोई भी आदेश निर्देश देना चाहिए, किसी भी बातचीत के मामले में कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो वो दे सकता है इन सभी के बीच बीच में। और साथ ही सक्षम अधिकारी से जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होता है, इन सभी को सेम उसी तरीके से गुजरना पड़ता है। मतलब कि जो पूरा प्रोसेस है, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि 1 बाय 1 सारे अधिकारी के पास में जाएगा, फिर उनके पास में से जो भी निर्णय आता है, जो भी डिसीजन आता है, लास्ट में जाके वो बिल्कुल फिर उल्टी तरफ से चलता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक 1 बाय 1 आता रहता है। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मुख्य टिप्पण या आनुषंगिक टिप्पण। अब ये क्या है, ये भी टिप्पण का ही एक तरीका है। इसमें देखो, सबसे पहले हम अभी तक की क्लास में हमने डिस्कस किया टिप्पण के बारे में। वहाँ पे क्या होता था, जिस भी टिप्पण को हम लिखते हैं उसको किसी सहायक अधिकारी के पास में किसी लिपक द्वारा जो भी हमारा टॉपिक है या जो भी हमारी समस्या है इनके ऊपर लिखा जाता है। या मान लो जो भी एक सामान्य टिप्पण है, सामान्य टिप्पण के रूप में भी हो सकता है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आनुषंगिक टिप्पण की, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग। आनुषंगिक टिप्पण जो है ये मुख्य रूप से मुख्य के पार्श्व में या नीचे जुड़ते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका टिप्पण है उच्च अधिकारी के पास में चला गया, अब वहाँ पे जो भी उनको मोहर लगाना था या सिग्नेचर करना था वो हो चुका, कंप्लीट हो चुका पूरा। अब वो उसको वापस भेजते हैं, तो देखो उच्च अधिकारी से जाएगा पहले मध्यम जो मिडिल लेवल पे जो अधिकारी है उनके पास में, फिर वहाँ से जाएगा निम्न अधिकारी में, मतलब कि जो लोअर लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके पास में जाएगा। तो अब वो जो प्रोसेस
प्रोसेस है वो बिल्कुल उल्टा चलेगा। इसी को बोलते हैं आनुषंगिक टिप्पण, कि अब क्या चलेगा, पार्श्व की तरफ चलेगा, पीछे की तरफ चलेगा, ये बोल सकते हैं उल्टे तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होता है, बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप की तरह चलता रहता है, लेकिन ये नीचे की तरफ जाता है। सहायक द्वारा जो भी प्रस्तुत किए गए टिप्पण से मान लो वो राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, उसके बाद में नीचे दाईं और अपने हस्ताक्षर करके लौटा देता है। उस पर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, अपने सिग्नेचर करके उसको लौटा देते हैं। फिर उसको आगे भेजना ज़रूरी होता है। इस तरीके से 1 बाय 1 चलता रहता है। जहाँ पे भी जिस भी अधिकारी को लगता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जोड़ना चाहता है तो उसमें नीचे लिख कर बता सकता है, और साथ ही साथ उसमें अपने सिग्नेचर कर देगा, ताकि उनको लगेगा कि हाँ एक तरीके से उन्होंने बताया है। क्योंकि एक प्रूफ भी तो चाहिए ना कि हाँ ये किसने लिखा है, ये किस बेस पे लिखा है, तो वो यहाँ पे सारा जो है पूरा डिफाइन कर दिया जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो अधिकारी है ये सहायक द्वारा भेजे गए टिप्पण से सहमति हो, क्योंकि अगर वो राजी हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तभी तो ये प्रोसेस उल्टा चलेगा। अगर वो सहमति नहीं होंगे तो वो कागज़ तो वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से उनका राजी होना, उनका सहमत होना ज़रूरी है। इस स्थिति में एक अगर मान लो लगता है कि सहमत नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक नया टिप्पण भी तैयार करना पड़ सकता है, या मुख्य टिप्पण भी बनाना पड़ सकता है। यह सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी कार्यालय के किसी भी विभाग में, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी प्राप्त पत्र पर 2 से ज़्यादा मुख्य टिप्पण तैयार नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कार्यालय है, कोई भी जो ऑफिस है, उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई लेटर मिलता है तो उस पर 2 से ज़्यादा मुख्य टिप्पण जो है वो तैयार नहीं किए जाते। मतलब एक टॉपिक पे थोड़ा सा कम ही रहता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मुख्य टिप्पण कैसे लिखे जाते हैं, कि किस तरीके से 1 बाय 1 लिखेंगे, लिखने का पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले देखो, सहायक या लिपक सबसे पहले टॉपिक के बारे में, उसकी जितनी भी सामग्री है, मतलब उसके रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, इन सभी का संकलन करेंगे। संकलन का मतलब होता है कलेक्ट करना, एवं अध्ययन करता है, मतलब उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे, और अगर उनको लगता है कि ये ज़रूरी, उनको लगता है, समझते हैं कि विषय के विभिन्न मुद्दों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक टिप्पणों का सहारा लेता है, कि उनको लगता है कि हाँ हमें सजेशन लेना चाहिए, तो वो काफ़ी सारे आनुषंगिक टिप्पणों का भी सहारा ले सकते हैं, मतलब उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम उसको कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आपको मान लो किसी टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनाना है, आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप सर्च करोगे जगह जगह से, या किसी से पूछोगे कि हाँ इसमें क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही कलेक्ट करोगे। तो सेम इसी तरीके से टिप्पण को लिखने से पहले उसका जो भी रिलेटेड मान लो कोई भी सामग्री है, उन सभी को कलेक्ट करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, अध्ययन करेंगे, और उनको किसी के सजेशन की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में क्या करेंगे, जितनी भी सामग्री थी, मतलब जो भी हमें मटेरियल चाहिए थी, उन सभी को हम कलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि संकलित कर लेंगे, उनका अच्छे तरीके से हम उस पर एनालाइज कर लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे, मतलब पूरा अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि टिप्पण को किस तरीके से लिखना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको स्टार्ट करना है। इतना हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि सबसे पहले हम टिप्पण पृष्ठ संख्या देंगे, उस पर लिख देंगे पेज नंबर क्या है, उनका क्रम संख्या किस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब 1 बाय 1, 1 2 3 करके, इस तरीके से जिस भी तरीके से हम लिखना चाहते हैं वो पूरा लिखेंगे। उसके बाद में हम टिप्पण में क्या लिखना चाहते हैं, इनकी प्राप्ति संख्या हो गया, इनका निर्गम क्रम संख्या हो गया, ये समाचार वाले भाग में, मतलब कहने का मतलब ये है कि टिप्पण में जो भी सबसे पहले की जो चीज़ होती है, सबसे स्टार्टिंग वाली जो चीज़ रहती है, सबसे पहले हम उन्हीं सारी को लिखना स्टार्ट कर देंगे। टिप्पण कभी भी मूल पत्र पर नहीं लिखा जाता है, अपितु वह तो फाइल के पत्राचार वाले भाग में लगाया जाता है। मूल पत्र का मतलब है कि जो मेनली जो सबसे पहले जो लेटर होता है उस पर नहीं लिखा जाता है, इनके अलग से फाइल रहता है, अलग से पेजेस रहते हैं, उन पे लिखा जाता है। अभी आगे हम इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे तो किस तरीके से लिखा जाता है। इसके साथ में ही उन सारी चीज़ों को उल्लेख करेंगे जो कि हमारे पत्र या हमारे कागजात कहाँ से आया, किस तरीके से आया, किस बेस पे हम बना रहे हैं, हमारे पास में कौन इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को हम उल्लेख करेंगे। साथ ही बताएंगे कि टिप्पण क्यों लिखी जा रही है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव भी तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए ना, तभी हमारा टिप्पण इफेक्टिव रहेगा।
तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को भी, अपने पूरे चीज़ों को वहाँ पे हमें उल्लेख करना है, बताना है। और हमें लगता है कि कभी कभी टिप्पण के कथ्य का शीर्षक भी दे दिया जाता है, मतलब उसका मेन जो टाइटल है वो भी कई बार हम उस पर लिख के बता देते हैं, ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। उसके बाद में पूर्व पत्र व्यवहार। हमें लगता है कि टिप्पण को लिखने से पहले हमें काफ़ी सारे पत्र व्यवहार की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को हमें आगे पहुंचाना चाहिए, किसी से लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम कर लेंगे। जो भी हमारे टिप्पण का मूल अंश है उसमें जिस भी चीज़ को हमें नहीं करना, मतलब जिस भी चीज़ को हमने वहाँ पे नहीं बताया, उल्लेख नहीं किया, उसको हम अब उसके साइड में बता देंगे। मतलब जिस भी चीज़ को हमें बताना चाहिए था बट हमने नहीं बताया किसी भी वजह से या भूल की वजह से ही, तो हम उसको साइड में, उसके बगल में बता देंगे कि क्योंकि इससे क्या है कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो समस्याएं हैं या जो भी हमारा जो भी एक डाटा है उन सभी को यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस वजह से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो छूट गई तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको साइड में भी हम लिख सकते हैं, अलग से भी बता सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, टिप्पणकर्ता बाईं ओर अपने नाम की आदत देता है, मतलब कि साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में बाईं तरफ वो क्या करेगा, अपने सिग्नेचर देगा, अपने नाम देगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये टिप्पण का सबसे मतलब ऐसा टाइम आता है जब टिप्पण का जो पूरा कार्य है वो संपन्न हो जाता है। उसके साथ में देखो फिर इतना काम होने के बाद में देखो जो ये हम समझ रहे हैं ना वन बाय वन करके, अभी तक जैसे हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करके चलना कि सारी चीज़ों को वन बाय वन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि यही एक तरीका होता है। सबसे पहले आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, देखोगे, समझोगे, फिर उसको स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड है उन सभी को फुलफिल करोगे, वन बाय वन सारे काम को करते जाओगे, लास्ट में जाकर आपका टिप्पण जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गए थे हमारे 5 पॉइंट। अब हमारे 6 पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी हमारे सहायक द्वारा तैयार किए जाते हैं टिप्पण को, इसको क्या करेंगे, अनुभाग अधिकारी को ध्यान से पढ़कर आगे की जो भी प्रोसेस है, जो भी कार्यवाही है उन सभी को किया जाएगा। टिप्पण को शाखा अधिकारी या उप सचिव इन सभी को नियम अनुसार दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि उनको दिखाएंगे, वो उनको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनको लगता है कि हाँ आपने सही तरीके से लिखा है सब कुछ, तो वो वहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे, डेट डाल देंगे कि मतलब किस डेट को आपने प्रेजेंट किया था, इन सारी चीज़ों को कर देंगे। उसके बाद में अगर उन अधिकारी को लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ को जोड़ना चाहिए तो वो वहाँ पे उस चीज़ को मतलब जोड़ सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं वो आपसे संतुष्ट नहीं, आपका जो भी टिप्पण है वो उनको सही नहीं लगता है, तो आपको बता देंगे कि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करिए, या जो भी चेंजेस की ज़रूरत है उन सभी को कर दिया जाता है। तो इतना काम करने के बाद में अगर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद में वो दाएं तरफ अपने हस्ताक्षर करके, मतलब अपने सिग्नेचर करके वो फाइल को लौटा देते हैं। उसके बाद में 7वां पॉइंट है कि जब भी टिप्पण है ये फाइल शाखा अधिकारी के पास में पहुंच जाती है तो वहाँ पे जो भी सजेशन देने के बाद में, मतलब उनको जो भी उचित निर्देश देना होता है उन सभी को देने के बाद में साइड में जाके दाईं और अपने सिग्नेचर करते हैं और अनुभाग अधिकारी के पास में वापस से भेज देते हैं। देखो पूरा प्रोसेस चलता है, एक अधिकारी के पास गया, वो उनको चेक करेंगे, अपना उनको लगेगा सब कुछ सही है, अपने सिग्नेचर करके आगे की तरफ भेज देंगे। फिर जिनके पास में आए फिर वो उनको चेक करेंगे, उनको जो भी लगता है कि इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, कोई भी वाक्य या कोई भी चीज़ इसमें बताना चाहिए, उन सभी को बता देंगे, वो भी अपने सिग्नेचर करेंगे, अपने से आगे वाले को भेज देंगे। तो इस तरीके से पूरा काम चलता ही रहता है। उसके बाद में कई बार जो है उप सचिव को ऐसा लगता है कि मान लो कि अगर कोई भी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर, तो उन सारी चीज़ों को टेलीफोन से या व्यक्तिगत संपर्क, मतलब पर्सनली मिलके और उसको ओरल तरीके से, मतलब कि आमने सामने बातचीत करके भी उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अपने टिप्पण को जैसे भी हमें नीड की ज़रूरत है, जैसे भी हमें लगता है कि हमारा टिप्पण इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, तो किसी भी तरीके से, बट अपने टिप्पण को हम इस तरीके से वन बाय वन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक था 7वां पॉइंट। अब है 8वां पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग है कि जब उप सचिव या संयुक्त सचिव और सचिव के पास में जो भी टिप्पण आता है तो वो प्राय उस पर क्या करते हैं, जो भी उनको आदेश लगता है, जो भी उनको लगता है कि इस पर ऑर्डर देना चाहिए या इस पर जो भी सजेशन देना चाहिए, उन सभी को देते हैं। लेकिन अगर टिप्पण को पढ़ने के बाद में उनके मन में किसी भी तरीके से शंका पैदा होता है, मतलब किसी भी तरीके से डाउट बनते हैं,
तो वो जब तक उस डाउट से सहमत नहीं हो जाते, जब तक सारी चीज़ों से एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक टिप्पण को अपने प्रश्नों और अपने आदेशों के साथ में ही लौटा देते। वो सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि सिग्नेचर तो तब करेंगे ना जब लगेगा कि टिप्पण जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया, किसी भी तरह के सजेशन या ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तभी करते हैं। तो ये तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि सब कुछ सही है, अदरवाइज वो उसको लौटा देंगे एक सजेशन के साथ में। और ज़रूरी हो समझते हैं तो उनको मंत्री के पास में भी भेज देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, तो उसको सीधा मंत्री के पास में भेज देते हैं। तो ये पूरा हमारे 8 पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि टिप्पण को 1 बाय 1 किस तरीके से लिखा जाता है, पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका किस तरीके से रहता है। उसके बाद में उप सचिव, संयुक्त सचिव या सचिव जब टिप्पण को आगे भेजते हैं या लौटाई क्यों ना देते हैं, इन पे क्या करते हैं, अपने दाईं ओर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्वतः अब ये जो टिप्पण है ये बाई चांस ही कभी लिखा जाता है, मतलब इसका अगर हमें लगता है कि इसकी नीड है तभी लिखी जाती है, अदरवाइज इसकी बहुत ही कम ज़रूरत रहती है। क्योंकि इसका जो मेन कार्य है ये रहता है कि कार्यालय में जितने भी सोपान रहते हैं, मतलब जितने भी स्टेप पे चलने वाले कामकाज रहते हैं, इन सभी से परिचित होते हैं। क्योंकि इसका मेन कार्य, देखो कोई भी जो कार्यालय है इसमें काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब जो कोई नया अधिकारी है, मान लो किसी भी कार्यालय में कोई नया अधिकारी आ गया और वो अपने कार्यभार को अपने मतलब कि उनका जो भी पूरा काम है उसको संभालेंगे। तो संभालने से पहले उनको पिछले सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो आगे के काम को करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हमारी नई यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम सबसे पहले पिछले सारे रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, पिछले सारे टिप्पण को, पत्रों को चेक करेंगे, देन उसके बाद में आगे ये काम करेंगे। तो ये पूरा इसी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले मान लो कोई भी जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो कार्यवाही है, इन सभी से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे मिलती जुलती परिस्थितियों में अगर लगता है कि यहाँ पे टिप्पण लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, तभी इसको लिखा जाता है, अदरवाइज इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले जब विचारणीय विषय पे हमें लगता है कि जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय पे जो है आंतरिक वित्त अधिकारियों या वित्त अधिकारी या वित्त मंत्रालय से सलाह देना चाहिए या लेना चाहिए, तभी इसको अनुमोदन करना जरूरी होता है, अदरवाइज नहीं रहती है। उसके बाद में जब कोई भी प्रस्ताव हो गया, कोई भी विचार हो गया, इन सभी को किसी भी सरकारी समिति के पास में, आयोग के पास में एक विचार के साथ में भेजना होता है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में है जब किसी भी विचाराधीन विषय के बारे में हमें लगता है कि इससे कोई डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है और इस पर निर्णय जो है इस डिपार्टमेंट से प्रभावित हो सकते हैं, तभी इसको लिखा जाता है। मतलब कि पहले हम सोच लेते हैं कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो इससे कोई ना कोई डिपार्टमेंट इफेक्ट होगा, तो इस डिपार्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे पहले ही हम उसके बारे में एक टिप्पण को लिख देते हैं, तब इसकी ज़रूरत रहती है। या हमें कई बार लगता है कि हमारे जो विचारणीय समस्या है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा ये कठिन है, ये थोड़ा सा इसमें मतलब उतना ईजी तरीके से नहीं किया जा सकता है, तब हम किसी अधिकारी को उसकी पूरी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके सारी चीज़ों को परिचित कराना जरूरी है, तब इस तरीके के टिप्पण को लिखा जाता है। या हो सकता है कि किसी भी विचारणीय विषय पे पत्र व्यवहार जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो चुका और इतना ज़्यादा हो चुका है कि टिप्पणकार का जो क्रम है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया है और निर्णय लेने वाले अधिकारी को समझ ही नहीं आता है कि वो किस तरीके से निर्णय ले। तो यहाँ पे पूरे मामले को समझना जरूरी हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है ये पूर्ण टिप्पण को लिखा जाता है। तो देखो ये पूरे 5 पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि पूर्ण टिप्पण कब लिखा जाता है, उस मतलब स्वतः है, खुद से ही पूर्ण टिप्पण लिखना। तो ये पूरा टॉपिक था कि हमने ये देखा कि कौन कौन से सिचुएशन में जो है इस तरीके के टिप्पण को लिखा जाता है। ये बाय चांस ही किसी सिचुएशन में ही लिखा जाता है, ये नॉर्मल टिप्पण नहीं है जो हर टाइम लिखा जाए, ये बिल्कुल काफ़ी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे 5 पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि इन सारे कंडीशन में, इन सारे टाइम पे हमें टिप्पण लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा आपका पूरा लेसन था। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आ चुका है, इस तरीके से टिप्पण का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इसको मैंने रीड किया था, आप इसको ज़रूर से रीड करना, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया वो आपको और स्ट्रॉन्ग तरीके से पता चल जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा टिप्पण का एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप इसको ज़रूर से समझना। इसके साथ ही पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए।
एंड ऑल्सो आई होप ये क्लास आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर से कर लेना। साथ ही क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारे क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरों के साथ में भी ज़रूर से शेयर करना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।